चलिए देखिए, तो लास्ट जो हम लोग देखे थे कि किस तरह से भारत में जो संविधान था उसकी मांग प्रारंभ हुई। ठीक है, 1895 जो सबसे पहले किसके द्वारा मांग प्रारंभ किया गया था? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, 1895 की बात थी। वहां से लेकर के संविधान की मांग से धीरे धीरे फिर क्या हुआ, भारतीयों का अपना खुद का संविधान होना चाहिए, इसके लिए संविधान सभा की मांग होना प्रारंभ हो गया। ठीक है, संविधान सभा की मांग में सबसे पहले BN राव का जिक्र आ रहा है। ठीक है, और फिर अंतिम आपने देखा इस स्तर पे कि कैसे कैबिनेट मिशन आते आते तक भारत को अपना खुद का जो संविधान बनाना था उसका प्रावधान उनको अधिकृत कर दिया गया। ठीक है, उसी के तहत आपने देखा कितने सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी, तो 389। ठीक है, जिसमें आपने देखा कि 296 सदस्य जो थे वो कहाँ से आने थे, वो ब्रिटिश प्रांतों से आने थे, और प्लस जो बचे हुए 93 सदस्य थे वो देसी रियासतों से आने थे। ठीक है, फिर आपने देखा कि उसमें भी जो आधार बना था कि 389 सदस्य ही क्यों, तो जनसंख्या के आधार पर था, 10 लाख प्रति प्रतिनिधि का प्रावधान किया गया था। ठीक है, और इसमें आपने देखा था कि किस तरह से जो है जो सदस्य लोग थे उनको जो उनके समुदाय थे उनकी जनसंख्या के अनुपात में जो है प्रतिनिधित्व संख्या प्राप्त हुई थी। ठीक है, अब उसी के आगे हम लोग देखने चल रहे हैं कि किस तरह से भारत में संविधान के निर्माण के लिए बैठक का कार्यक्रम हुआ और कैसे प्रक्रियाएं आगे बढ़ी हैं। ठीक है, देखिए यहां पर 9 दिसंबर 1946, ठीक है, क्या हो रहा है, तो यहाँ पर 207 सदस्यों द्वारा क्या हो रहा है, पहली बैठक में। इसका मतलब संविधान सभा की, अब चूंकि 389 सदस्यों की जो संविधान सभा थी वो पूरी तरह से गठित हो गई, पूर्णतः भारतीय इसमें है। अब जब पहली बैठक हुई है तो पहली बैठक कब हो रही है, वो हो रही है 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इसमें 207 सदस्यों ने क्या किया है, भाग लिया है। इसमें 9 महिला सदस्य, कितने महिला सदस्यों का प्रावधान किया गया था, 389 में कितने महिला सदस्य होने की बात की गई थी, 15। ठीक है, आरक्षण में आपने देखा ना 15, 26 और 33 था, तो 15 जो था वो महिलाएं थी, प्लस 26 जो था वो SC कैटेगरी के लोग थे, और 33 जो था वो ST कैटेगरी के लोग थे। ठीक है, तो उसमें से 9 महिला जो है उपस्थित हुई थी। मुस्लिम लीग ने क्या किया था, बैठक का बहिष्कार कर दिया था। कारण क्या था, तो मुस्लिम लीग के द्वारा क्या था, अलग संविधान की मांग की जा रही थी, कैबिनेट मिशन द्वारा उसको तो मंजूरी मिली नहीं थी। ठीक है, इसके अलावा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये जो बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किए थे। ध्यान रखिएगा, जब पहली बैठक होती है तो पहली बैठक में जो भी किसी भी प्रकार की समिति, या आप कह सकते हैं कि समिति का गठन होता है तो पहले से बता दिया था, लेकिन अगर किसी प्रकार का सभा होता है वो पहली बैठक में है, अब उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो बैठक होने के बाद लोग अपने मतदान के द्वारा निर्धारित करेंगे ना कि कौन बनेगा। तो सबसे पहले पहली बैठक का संचालन कौन करेगा, तो यहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद को बनाया गया था। और ये जो व्यवस्था थी इसको फ्रांस से लिया गया था, फ्रांस की व्यवस्थाओं के तहत कि ऐसी बैठक में जहां से पहले से अध्यक्ष का निर्धारण न हो तो वरिष्ठता के आधार पर जो है संचालन का अधिकार दिया था। तो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति जो उसमें थे वो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद थे। ठीक है, तो इनको क्या दिया गया, यहाँ पर दे दिया गया था। ठीक है, और ये क्या थे, चूंकि पहली ही बैठक के लिए थे इसलिए इनको क्या कहा गया, अस्थायी अध्यक्ष कहा गया है। ठीक है, चर्चिल, अब यहाँ पर क्या थे, जो चर्चिल हैं इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया है, चर्चिल यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ठीक है, तो एक ऐसा विवाह जिसकी दुल्हन ही गायब है, देसी रियासतों ने अभी तक अपना भविष्य स्पष्ट नहीं किया था। तो ये एक प्रकार का क्या था, ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं कमेंट था ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा, क्योंकि भारत ने बड़ी जद्दोजहद के बाद अपने खुद के संविधान सभा के जो मंजूरी थी उसको प्राप्त किया था, और उस मंजूरी में भी फिर क्या हो रहा है, जितने भी सदस्यों को संविधान सभा में संविधान के निर्माण के लिए चुना गया था वो सभी उपस्थित भी नहीं हो रहे हैं। तो इसीलिए क्या कहा था उन्होंने बताया कि भाई मुस्लिम लीग इसमें से बाहर चला गया था। देसी रियासत, लास्ट डे की क्लास में बताए थे कि यहाँ पर क्या था, देसी रियासतों ने कोई भी अपना माने इसमें प्रतिनिधि नहीं भेजा था प्रारंभिक समय में। क्यों, क्योंकि उनके अभी अलग प्रक्रियाएं चल रही थी, उनके पास तीनों अधिकार थे,
उनके पास भारत से साथ जुड़ने का भी अधिकार था, पाकिस्तान के साथ भी जुड़ने का अधिकार था, प्लस वो चाहते तो अपना स्वतंत्र राष्ट्र बना सकते थे। तो अभी उन्होंने अपना भविष्य जो है वो निर्धारित नहीं किया था, ठीक है। तो इस वजह से अब आइए देखिए यहाँ पर आगे की बात अगर हम लोग करें तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक बुलाई गई। देखिए यहाँ पर 11 दिसंबर 1946 दूसरी बैठक बुलाई जा रही है, और इस दूसरी बैठक में कौन है, अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या है, अध्यक्ष बना दिया गया है। और ये क्या है, ये है स्थायी अध्यक्ष, ठीक है। इसके अलावा इसमें 2 उपाध्यक्ष थे, एक थे H.C. मुखर्जी और दूसरे कौन है, T. कृष्णाचारी। तो H.C. मुखर्जी और T. कृष्णाचारी, इनका नाम भी ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया, जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है। अभी बी.एन. राव कौन है, जो आप लोग IR पढ़ लेते थे, जब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय पढ़ाया था तो वहां बताया था ना कि भारतीयों में से 4 भारतीय अभी तक क्या हुए हैं, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के जज हुए हैं, तो बी.एन. राव उनमें से एक हैं, ठीक है। ये क्या थे, संविधान सभा के सलाहकार। संविधान कैसा होना चाहिए इसका प्रारूप उन्होंने बना दिया था, फिर उसके बाद उस विषय पर चर्चा हो रही थी, और उसके पश्चात वहां से प्रमुख बिंदु को निकाल करके अंतरिम रूप में संविधान के रूप में उसको जगह दिया गया था, ठीक है। तो बी.एन. राव कौन है, तो ध्यान रखिएगा ये संविधान सभा के सलाहकार थे। और दूसरी चीज ध्यान रखिएगा कि ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है। बी.एन. राव अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत की तरफ से पहले जज रहे। वर्मा का संविधान बनाने में भी इन्होंने मदद किया था। संविधान का प्रारूप मुख्यतः इन्हीं के सलाह पर तैयार किया गया था, और प्रारूप समिति का कार्य उस पर विचार विमर्श करना था, ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में बी.एन. राव के अनुरोध पर ही रखा गया था। देखिए हुआ क्या था, ये जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने हैं कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इनके लिए भी क्या था, ये जो 389 सदस्यों का जो प्रतिनिधित्व तैयार किया गया था, ये इनके लिए आसान नहीं था, ठीक है। आसान ना होने का कारण क्या है, तो आसान ना होने का 2 कारण है। देखिए यहाँ पर एक कारण क्या था, पहली बात तो ये एक बार तो चुनाव जीत ही नहीं पाए थे प्रतिनिधि सभा के। दूसरी बार क्या हुआ था, जब ये चुनाव में लड़े हैं तो बंगाल के क्षेत्र से जीते। बंगाल के क्षेत्र से जीतने से समस्या क्या हो गई, जब विभाजन हुआ तो वो जो पूर्वी बंगाल का क्षेत्र था उसमें चला गया, तो इस तरह से क्या हो गया, भारत के क्षेत्र से ही बाहर हो गए, तो प्रतिनिधित्व में उनकी गिनती नहीं हुई। फिर विशेष मतलब आप कह सकते हैं मांग पर जो है इनको फिर पुनः प्रतिनिधि सभा में एक सदस्य को इस्तीफा दिलाया गया। इस्तीफा दिलाने के पश्चात उनको यहाँ पर क्या किया गया, सदस्य के रूप में फिर गठित किया गया, और अंततः इनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली थी। ये क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर, तो बी.एन. राव के अनुरोध पर ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्राप्त कराया गया था। बी.आर. अम्बेडकर पहले कहां से लड़े, बॉम्बे से लड़े थे, और क्या हुए, हार गए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, बंगाल से मुस्लिम लीग की सहायता से लड़े, और यहाँ पर जैसर पुलना, ये क्या है, ये क्षेत्र का नाम है, यहां से इन्होंने जीता, लेकिन ये क्षेत्र कहां चला गया, ये पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, ठीक है। और जीतने के बावजूद विभाजन के पश्चात पाकिस्तान में चला गया, तो वहां से अपना प्रतिनिधित्व जो एक आप कह सकते हैं मतलब प्रतिनिधित्व का जो अधिकार था वो खो दिए, क्योंकि भाई भारत के संविधान के लिए भारत के क्षेत्रों के ही प्रतिनिधित्व आएंगे ना, तो क्षेत्र तो निकल गया। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा क्या था, बॉम्बे के प्रधानमंत्री, ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अभी आपको संघीय अधिकार तो मिला नहीं था, और आपने देखा जो नेहरू रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई थी वो क्या था, केवल बॉम्बे के लिए ही था। तो बॉम्बे में उस समय जो सबसे प्रमुख होता था वो एक स्वतंत्र राष्ट्र रूप में अपने आप को मतलब पद के रूप में सृजित कर रहा था, तो प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग हो रहा है उसके लिए, ठीक है। कौन थे, बी.जी. खैर। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया, बी.जी. खैर से कहा, और वहां जो सदस्य थे कौन थे, M.R. जयकर।
जयकांत सित्रे ना इसमें था। हाँ, तो एम आर जयकर को पद से इस्तीफा दिलाया गया और उसके स्थान पर अंबेडकर जी को संविधान सभा में जगह प्राप्त हुई थी। ठीक है, ये भी हालिया के चर्चा में आप लोगों ने सुना था, बहुत ज्यादा चर्चित चल रहा था कि किस तरह से नेहरू जी ने उस समय क्या था, अंबेडकर जी को जीतने नहीं दिया था, उनको क्षेत्र ऐसा दे दिया था। अभी देखा था, मतलब हमको लग रहा है 10 दिन 15 दिन पहले क्या हुआ था, ये पार्लियामेंट में बहस चल रहा था कि मतलब किस तरह से जो है आरक्षण के खिलाफ चल रहे थे इस चीज को लेकर के। 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने क्या किया, उद्देशिका प्रस्तुत किया। उद्देशिका, चूंकि प्रस्तावना आप लोग पढ़ के आ रहे हैं इसलिए बात समझ में आनी चाहिए कि प्रस्तावना को पढ़ते समय ही हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था कि जब संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी, उस तीसरी बैठक में क्या हुआ था, नेहरू जी द्वारा एक उद्देशिका प्रस्तुत की गई थी। और उस उद्देशिका का अर्थ क्या है कि भारत में किस तरह से जो संविधान है वो होगा। ठीक है, और वही बाद में क्या हुआ, उसी मूल आदर्शों पे जब संविधान का गठन हो गया तो उद्देशिका जिस उद्देश्य से बनाया गया था वो तो उद्देश्य था कि इस आधार पर संविधान का निर्माण हो चाहिए। अब उद्देशिका का क्या करें, तो हुआ क्या, अंत में फिर जब संविधान पूरी तरह से निर्मित हो गया तो उसे भारत के संविधान में प्रस्तावना के रूप में जगह दी गई। ठीक है, तो घटनाक्रम के रूप में देखें तो आपने अभी तक क्या क्या देखा, ध्यान दीजिएगा। हम लोग बात कर रहे हैं संविधान सभा की, संविधान सभा, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई है तो इसमें ध्यान रखिएगा, ये पहली बैठक की तिथि ध्यान रखिए, क्या था, 9 दिसंबर 1946। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य उपस्थित हुए थे, 207 सदस्य थे। ठीक है, तीसरी चीज ध्यान रखिएगा कि इस संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, महिलाओं की संख्या 9 थी। ठीक है, इसके अलावा फिर ध्यान रखिएगा कि ये जो पहली बैठक हुई थी यहां पर अध्यक्ष कौन था, तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद। क्यों, तो ये वरिष्ठता के आधार पर थे और फ्रांस से ये कॉन्सेप्ट को लिया गया था। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखिएगा इसी बैठक को लेकर के क्या है, एक चर्चिल का स्टेटमेंट है। और चर्चिल ने क्या कहा है, एक ऐसा विवाह जिसकी दुल्हन ही गायब हो। इसमें कौन कौन सा भाग नहीं लिए थे, तो एक मुस्लिम लीग था और एक देसी रियासत। ये इतने लोग ऐसे थे जिन्होंने क्या किया था, इस बैठक में भाग नहीं लिया था। ठीक है, पहली बैठक संबंधित इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक, दूसरी चीज में आपको क्या ध्यान रखना है कि फिर हो रहा है, दूसरी बैठक कब हो रही है, हाँ नहीं, दूसरी 11 को हो रही है ना, 13 को तीसरी होगी, तो 11 दिसंबर 1946। अब यहां पर क्या हो रहा है, तो यहां पर सबसे पहला काम हो रहा है, स्थायी अध्यक्ष चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसके अलावा कौन थे, 2 उपाध्यक्ष थे। ये 2 उपाध्यक्ष कौन कौन थे, H.C. मुखर्जी और T. कृष्णाचारी। इन लोग का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस बीच अगर हम लोग बात करें तो फिर तीसरी बैठक देख लीजिए, 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 जब तीसरी बैठक हो रही है तो यहां पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या किया गया, उद्देशिका प्रस्तुत किया गया। और आपने देखा था इसी उद्देशिका को क्या है, 22 जनवरी 1947 क्या किया गया है, संविधान सभा के सभी सदस्यों द्वारा इसको स्वीकार किया गया था। ठीक है, और बाद में जाकर के क्या हो रहा है, यही जो उद्देशिका है ये आपके संविधान में प्रस्तावना के रूप में अंगीकृत किया गया है। ठीक है, उद्देशिका यानी प्रस्तावना हम लोग पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। एक पॉइंट यहाँ पर बीच में और क्या निकल के आया, तो एक निकल के आया B.N. राव जी के बारे में। B.N.
राव, और दूसरा आपने देखा बी आर अंबेडकर जी के बारे में। ठीक है, तो बी एन राव के बारे में 2-3 चीज ध्यान रख सकते हैं कि ये क्या थे, ये संविधान सभा के सलाहकार थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप क्या ध्यान में रख सकते हैं कि ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तीसरी चीज आप क्या ध्यान रखेंगे कि ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ठीक है, यूएन की जो एक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, ठीक है, उसके क्या थे, प्रथम भारतीय रहे हैं जो जज बने हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बी आर अंबेडकर जी के बारे में बात करें तो बी आर अंबेडकर जी के बारे में 2-3 चीज ध्यान रख सकते हैं। पहली चीज, ये प्रारूप समिति के ड्राफ्टिंग कमेटी जिसे कहते हैं। ठीक है, प्रारूप समिति के क्या थे, ये अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे। ठीक है, दूसरी चीज क्या ध्यान रखेंगे, इनकी जो प्रतिनिधि के रूप में प्रक्रिया थी उसमें 2 क्षेत्र पे ध्यान रखेंगे। एक क्या ध्यान रखेंगे कि पहले कहां से लड़े थे, बॉम्बे से लड़े, वहां पर क्या हो गए, हार गए थे। फिर उसके बाद क्या था, जैसर कोरला से लड़े थे। ठीक है, कोरला, अब यहां से जब लड़ रहे थे पूर्वी बांग्लादेश में चला गया, तो जीतने के पश्चात भी क्या है, संविधान सभा के सदस्य नहीं बन पाए। उसके बाद यही बी एन राव जी की सलाह पर क्या हुआ, अंबेडकर जी को, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जो कि अध्यक्ष थे, तो इनसे सिफारिश की गई कि नहीं, आप बी आर अंबेडकर जी को क्या किए, ये संविधान सभा के सदस्य के रूप में इनको नियुक्त करिए। फिर क्या हुआ, फिर इन्होंने जो बॉम्बे के जो प्रधानमंत्री थे, पीएम खैर, ठीक है, इनसे निवेदन किया, और उसके पश्चात इन्होंने क्या किया, अपने बॉम्बे के प्रतिनिधि, कौन थे, हाँ, एम आर जयकर ना, एम आर जयकर, ठीक है, इनसे इस्तीफा हुआ, और उसके पश्चात फिर यहां से प्रतिनिधि के रूप में अंबेडकर जी चुने गए। ठीक है, देखिए, इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा मंजूरी मिली, जिसके बाद संविधान की प्रस्तावना के रूप में इसको अध्याय प्रथम में अंगीकृत किया गया। प्रस्तावना तो हमेशा प्रारंभ में ही होगा। ठीक है, संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण हेतु कुछ समितियों का गठन किया गया जो निम्नलिखित है। ठीक है, समितियों को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, प्रमुख जो है उसको देखते चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें संघ शक्ति समिति, दूसरा संघीय संविधान समिति, संविधान समिति है तो संविधान समिति जो संविधान बन रहा है तो पूरे संघ के लिए बन रहा है, कोई अलग अलग प्रांतों का अलग अलग तो संविधान बन नहीं रहा है। ठीक है, ये इसलिए वहां पर संघीय शब्द का प्रयोग करा रहे क्योंकि थोड़ा समझिएगा, संघ से संबंधित जो ज्यादातर विषय होंगे उसके अध्यक्ष आपको कौन दिखाई देंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपको आगे थोड़ा एक आइडिया लेने में मतलब ये हेल्प करेगा ना कि कैसे अगर कोई हमको कीवर्ड मिल जाता है तो हम ये समझ सकें कि इसका किससे संबंध हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, संघ शक्ति समिति और संविधान समिति, इसके प्लस राज्यों के लिए समिति, तो 3 चीज पे यहां ध्यान रखिएगा, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ठीक है, अब राज्यों तथा रियासतों से परामर्श समिति, इसी को आप देखते हैं राज्यों तथा रियासतों से परामर्श समिति। तो एक तरह से आप यही कह सकते हैं कि जो सरदार पटेल थे इनको क्या मिला था, भारत के एकीकरण की जिम्मेदारी मिली थी। तो एकीकरण का अर्थ यही था, सबको उनके विचार समझ करके भारत के साथ जोड़ने का कैसे प्रयास करना चाहिए, वो सारे कार्य इनको मिल रहे थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर राज्यों तथा रियासतों से परामर्श समिति। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, चूंकि संविधान का निर्माण हो रहा है तो कहीं ना कहीं क्या था, प्रत्येक प्रांत और रियासत संविधान में किस विषय को चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं ना कि बहुत सी बार विषयों में लोग अपनी क्षेत्रीय जो प्रबलता है उसको भी रखना चाहते हैं, और प्लस संघीय व्यवस्था के साथ संतुलन भी बना रहना चाहिए, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये जानना पड़ता है ना कि क्षेत्रीय स्तर पर लोग क्या मांग कर सकते हैं, क्या आवश्यकताएं हो सकती हैं,
कितने तरह के विषय निकल के आ सकते हैं जहां पर उनके भाई राज्य सूची और केंद्र सूची जो है बटा हुआ नहीं बटा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजों का जो आप कह सकते हैं जिम्मेदारी थी वो किसके पास थी, सरदार पटेल के पास थी। ठीक है, इसके अलावा मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति कौन है, सरदार पटेल है। और प्रांतीय संविधान समिति, ध्यान रखिएगा अब यहाँ पे शब्द क्या है, प्रांतीय संविधान, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या कहा, संघीय संविधान। ठीक है, तो दो लोगों के लिए पहले ध्यान दीजिए, एक कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अगर हम लोग जवाहरलाल नेहरू जी की बात करते हैं तो इन्होंने किसकी किसकी अध्यक्षता किया है, तो एक तो इन्होंने अध्यक्षता किया जो संविधान समिति था, संविधान समिति, ठीक, संघीय संविधान की व्यवस्था के तहत। दूसरा आप देखेंगे तो संघ शक्ति समिति, ठीक है, और तीसरा क्या था, राज्य समिति। ठीक है, ये तीन समिति की अध्यक्षता किसने किया है, जवाहरलाल नेहरू ने किया। ठीक है, और यहीं पर अगर हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखें तो पटेल जी द्वारा क्या क्या किया जा रहा है, तो एक तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पर संघीय समिति थी संविधान की, वैसे यहाँ पर क्या था, प्रांतीय संविधान समिति। ठीक है, दूसरा अगर आप देखेंगे तो जो राज्य थे और रियासत थे उनसे परामर्श की। ठीक है, तो राज्यों व रियासतों से, ठीक है, परामर्श, सलाह, ठीक, इससे संबंधित जो समिति है। इसके अलावा और क्या था, तो एक अल्पसंख्यकों से संबंधित और एक मौलिक अधिकार से संबंधित। ठीक है, तो मौलिक अधिकार प्लस अल्पसंख्यक। ठीक है, इससे संबंधित भी जो समिति थी वो क्या है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल संबंधित है। ठीक है, जेबी कृपलानी, अब देखिए ये क्या है, मौलिक अधिकार जो है ना, ये बड़ा विषय है ना। तो मौलिक अधिकार से संबंधित क्या है, एक उप समिति बनी है, उप समिति। ठीक है, और उसके भी कौन है, तो जेबी कृपलानी है। तो मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन मौलिक अधिकार से संबंधित जो उप समिति बन रही है उसके अध्यक्ष कौन है, जेबी कृपलानी है। ठीक है, इसके अलावा झंडा समिति जो है उसके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, इसके अलावा देखिए प्रक्रिया और नियम समिति, क्योंकि प्रक्रिया और नियम समिति को अगर आप कुछ भी ना समझ पाए तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे वर्तमान में हम लोग देखते हैं, तो क्या देखते हैं आप, वर्तमान में आप पाते हैं ना कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के सभी नियम और प्रावधान की क्या करता है, वो अधिकृत होता है। ठीक है, संचालन कैसे होगा, उसके नियमों का अधिकार जो है वो सभा के अध्यक्ष के पास होता है या सभापति के पास, राष्ट्रपति के साथ मिलकर काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो संविधान सभा बना है, इस संविधान सभा का भी तो एक अध्यक्ष है। तो उस संविधान सभा का संचालन कैसे होगा, उसकी नियमावली का जो शक्ति है किसके पास जा रहा है, उसके अध्यक्ष के पास। अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सीधे इस तरह से ध्यान रखिएगा कि जो प्रक्रिया कैसे रहेगी और नियम कैसे रहेंगे, तो प्रक्रिया नियम संचालन समिति कौन हो जा रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो प्रावधान चल रहे हैं किसके पास जा रहा है, ये जा रहा है वर्धा चारीमन के पास, एसएच वर्धा चारीमन। देखिए विषय बदल गया पूरी तरह से, क्या न्यायपालिका संबंधित विषय आ गया। तो वर्धा चारीमन को जो है न्यायालय से जोड़कर रखिएगा। ठीक है, देखिए ये जरूरी कि आपके पास पूरा प्रारूप का, अरे पूरी समितियों का नाम ही आपको बहुत अच्छे से याद हो, लेकिन एक कीवर्ड तो जरूर पकड़े रहिएगा कि इस तरह के शब्द हैं तो क्या भाव दे रहा है, और उसी के आधार पर आप समझिए कि कौन उसका जो है अध्यक्ष हो सकता है। ठीक है, प्रारूप समिति का परीक्षण करने वाली, देखिए प्रारूप समिति अलग है और प्रारूप समिति का परीक्षण करने वाली समिति कौन है, तो इसके बन रहे हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है, तो एक
वर्धा चारिमन, दूसरा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, तीसरा जेबी कृपलानी। ये 3 नाम जो लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे उनके लिए नए लग रहे होंगे, तो नाम को थोड़ा 1-2 बार आपको पढ़ करके याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्धा चारिमन किसके लिए हैं? सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान के समिति के अध्यक्ष हो जा रहे हैं, ठीक है। अल्लादी कृष्णा स्वामी किससे संबंधित हैं? तो अब प्रारूप समिति जो बन रहा था, तो प्रारूप समिति का परीक्षण करने के लिए हो गए। और एक जेबी कृपलानी थे, तो वो किससे हैं? मौलिक अधिकार के उप समिति से संबंधित है। बाकी झंडा समिति और जो नियम व प्रक्रिया के संचालन की समिति की बात होगी, वो कौन जा रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जा रहे हैं। आइए देखिए, अब इसके अलावा क्या है? संविधान समीक्षा आयोग बैक्टा-चेलिया, ठीक है, MN बैक्टा-चेलिया, ठीक है। संविधान समीक्षा आयोग, पूरी संविधान की समीक्षा होगी। प्रारूप समिति या इसी को क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग या पांडुलेखन समिति, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए। ये प्रारूप समिति जानते हैं बड़ा काम माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या, इसके सदस्य कौन कौन है देख लीजिए। वैसे तो देखिए, जितनी भी आप समिति पढ़ रहे हैं, सभी समिति के अपने अध्यक्ष हैं, सभी समिति के सदस्यों की संख्या है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, पढ़ने के दृष्टिकोण से कभी कभी हम लोग उतनी ही चीजों को अपने कलेक्शन में लेके चलते हैं जितना हम याद कर सकें। इतनी समिति और उसके अध्यक्ष की ही इतनी समस्याएं होती हैं, और कहीं उसमें से भी क्या हर समिति में 10, 12, 5, 7 सदस्यों का नाम याद करना पड़े, तो आप अपने नोट्स में चीजों का संग्रह तो कर सकते हैं, और उससे अच्छा किताब ही पूरा पे छाप लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें ज्यादा डिटेल मिल जाएगा फिर, है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट ये होता है हम कितनी चीजों को दिमाग में अपने बैठा सकते हैं। जब आपको लगता है कि इतनी चीजों पे आप कमांड कर सकते हैं, देखिए भाई, अगर यूपीएससी क्वालिफाइड करना है तो बिना किताब पढ़े तो काम नहीं चलना होगा। तो जैसे जैसे आपके विषय पर पकड़ मजबूत होती है, जैसे जैसे आपको लगता है कि तथ्य अब आप अच्छे से याद कर चुके हैं, तो उसमें जो बची कुची चीजें उसको ऐड करते जाइए। जब पढ़िए, रिवाइज करिए, तो उसमें क्या होगा भाई, एक बार पढ़े तो संविधान सभा को पढ़ लिए, सदस्यों को देख लिए, जब लगा इस पे कमांड हो गया है तो धीरे धीरे करके 1-2 समिति में सदस्यों को भी पढ़ लिए। रटने की जरूरत नहीं होती है, 1-2 बार 3 बार पढ़ करके बस मैचअप करने की कोशिश करते हैं कि क्या हम क्वेश्चन मिले तो हम उसको पिक कर पाए। बाकी ये सभी जानता है कि अगर आप इतने इतने सदस्यों को नाम याद करने लगेंगे तो फिर आप याद ही करते रह जाएंगे ना। तो इसलिए इस सब चीज को ध्यान रखिएगा। और कभी अगर इस तरह के क्वेश्चन आ भी जाते हैं तो उसको देख करके फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ जाता है, उसको ये मान के चला जाता है कि ऐसा क्वेश्चन जनरली कोई नहीं कर पा रहा, और जो कर भी पा रहा है तो उसका मतलब कि समझ जाइए कि पूरा उद्देश्य केवल रटने पर ही था, या बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा होगा, पूरा अच्छे से एकदम क्लियर कर लिया होगा सारी चीजें, मतलब जटिल क्वेश्चन माने जाते हैं, ठीक है। तो उसको हर 2-4 साल 5 साल पे एक आध क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो फैक्चुअल पॉइंट के भी एकदम कहते हैं ना कि गड्ढे में से खोद के निकाला हो, तो उसको देख के फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ होता कि जाता कि हमको तो ये नहीं आ रहा था या नहीं कर पाए। वो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलते रहेंगे और हर साल मिलेंगे ऐसे, ठीक है। आइए देखिए, यहाँ पर प्रारूप समिति के 7 सदस्य कौन कौन हैं। तो एक तो आप देख ही रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हैं, गोपाल स्वामी अयंगार हैं, कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी हैं, मोहम्मद सादुतुल्ला हैं, एन माधव राव हैं, ठीक है। इसमें ध्यान रखिए, एन माधव राव भी कैसे आए हैं, तो पहले आप देख रहे हैं एन माधव राव बीएल मित्र थे, उन्हीं की जगह पर आए हैं। तो बीएल मित्र हटे क्यों थे, क्योंकि उनको कुछ स्वास्थ्य कारणों से समस्याएं हो गई थी, तीसरे से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था, ठीक है। इसके अलावा टीटी कृष्णाचारी हैं, 1948 में बीपी खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह लिए थे। तो इसका मतलब 2 ये जो सदस्य हैं ये क्या है, मूल जो प्रारूप समिति का गठन हुआ था उसमें नहीं थे, बाद में आए हैं, ठीक है। तो एक है माधव राव और दूसरे कृष्णाचारी, ठीक। एक लोग आए हैं बीएल मित्र की जगह और दूसरे लोग आए हैं बीपी खेतान की।
इसके अलावा एक पॉइंट यहाँ ध्यान रखिए, अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी, अल्पसंख्यक उप समिति के HC मुखर्जी हैं। तो अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? पटेल थे। HC मुखर्जी का नाम अभी आप लोगों ने कहाँ सुना? अभी कहीं तो पढ़ा था ना HC मुखर्जी को, कहाँ पढ़ा था? उप समिति नहीं, एक उप समिति तो यहाँ पढ़ा ही पढ़ा, वो तो सामने ही था। मतलब मेरा कि जो अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी पढ़ रहे हैं, तो इससे पहले भी उनके नाम की चर्चा कहीं कभी सुना था? पूरे इतिहास में कहीं पे इनके बारे में चर्चा हुआ है HC मुखर्जी के बारे में? कहाँ हुआ था? हैं? अरे अभी तो पढ़े, उपाध्यक्ष नहीं बने थे। उपाध्यक्ष यही तो बने थे, HC मुखर्जी थे और T कृष्णाचारी थे। ठीक है, आइए देखिए, संविधान सभा से खुद को अलग रखने वाले देशी रियासतों के प्रतिनिधि धीरे धीरे क्या हो रहे थे, अब इसमें शामिल होने लगे थे। ठीक है, 28 अप्रैल 1947 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे। मतलब आप देखिए 22 जनवरी 1947 को क्या किया जा रहा है? 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका को स्वीकार लिया गया, संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल चुकी है। अब धीरे धीरे लोग अपने भविष्य का निर्धारण कर रहे हैं और 28 अप्रैल लगभग 3 महीने बाद आकर के जो 93 देशी रियासत थे उनमें से 6 ने क्या किया, प्रतिनिधि सभा के रूप में, प्रतिनिधि सभा के सदस्य के रूप में जुड़ चुके हैं। इसका मतलब अब वो मानते हैं कि भारत के साथ चलना है। 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना, तो माउंटबेटन योजना और 3 जून 1947, ठीक है, को स्वीकार करने के बाद अन्य देशी रियासतों से ज्यादातर प्रतिनिधियों ने अपनी सीटें ग्रहण कर ली। अभी तक भी बंटवारे की अंतिम घोषणा हुई नहीं थी, तो लोग अभी भी समय ले रहे थे अपने लिए। ठीक है, लेकिन अब 3 जून 1947 को पूरी तरह से घोषित कर दिया गया भारत स्वतंत्रता अधिनियम। इसके तहत 2 राज्यों के रूप में, 2 राष्ट्रों के रूप में जो भारत था उसको स्वतंत्र किया जा रहा था। अब देशी रियासत सक्रिय हो गए थे। ठीक है, और अब यहाँ पर तेजी से अपने जो सीट थे उनको लेने लगे, क्योंकि उनके पास भी क्या था, जो प्रतिनिधि थे वहां पे देशी रियासतों के, वो कैसे आ रहे थे? देशी रियासतों के प्रतिनिधि कैसे आ रहे थे? राजा द्वारा मनोनीत करके ना। देखिए यहां पर माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद अन्य देशी रियासतों से ज्यादातर प्रतिनिधियों ने अपनी सीट ग्रहण कर ली। भारतीय हिस्से की मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल हो गए। मुस्लिम लीग के वो सदस्य जो भारतीय क्षेत्र से जुड़े थे और अपने भारतीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वो भी आकर के अब जुड़ गए। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब जब मुस्लिम लीग की बात हम लोग करेंगे तो मुस्लिम लीग ने क्या किया था, प्रारंभ में इसका बहिष्कार किया मुस्लिम लीग ने। अब यहां अगर मान लेते हैं ये पूरा जो अविभाजित भारत था उसको मान लेते हैं हम, तो देखिए यहाँ पर क्या, अगर अविभाजित भारत को आप मानेंगे तो मान लेते हैं कुछ हिस्सा इधर से कुछ हिस्सा इधर से, ये आपका कट गया। तो अब जो सदस्य इन क्षेत्रों में निकल गए और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि के रूप में थे, उनको भारत से कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन ऐसे सदस्य जो भारत के किसी भी भूखंड से रहे होंगे और प्रतिनिधि के रूप में भी चुने गए हैं, तो उन्होंने देख लिया, भविष्य को भांप लिया कि हमको भारत के साथ ही जुड़ के रहना होगा, इसलिए बेहतर है कि अपने आप को जो संविधान सभा है उसमें जाकर के जुड़ करके बेहतर संविधान के निर्माण में योगदान देना चाहिए। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति में निम्न 3 परिवर्तन किए। जब ये देखिए, अभी तक जो सभा का कार्य चल रहा था उसमें क्या था, अभी तक सभा के कार्य जो चल रहे थे वो कैबिनेट मिशन की योजना के तहत चल रहा था। अब जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया तो इसमें संविधान सभा को लेकर कुछ परिवर्तन की बात कही गई। वो 3 परिवर्तन क्या क्या थे? संविधान को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया जाए,
जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी तथा ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने अथवा बदलने का अधिकार दिया। ठीक है, इसका तात्पर्य क्या है, तीनों पढ़ लेते हैं फिर एक साथ समझ लेते हैं। संविधान सभा को दो अलग अलग काम सौंपे गए। पहला काम क्या था, पहला काम यह था कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना है, जिसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा काम क्या था, भारत के लिए आम कानून बनाना है। ठीक, सरकार चलाने अलग बात है और जन नागरिकों के सुरक्षा और नियंत्रण के लिए कानून की भी तो आवश्यकता पड़ती है, तो उसकी अध्यक्षता किसको मिल गई, जी.वी. मावलंकर को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा दोनों रूपों में कार्य करती रही। मुस्लिम लीग के सदस्य जो पाकिस्तान से संबद्ध हो चुके थे, भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए। भारत स्वतंत्रता अधिनियम क्या हुआ, तीन काम हुआ। पहला काम यह हुआ कि जो संविधान सभा है वो कैसी है, संप्रभु है, इसलिए ये कोई भी क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। दूसरा, चूंकि भारत पे लंबे समय से क्या था, एक ब्रिटिश सरकार का शासन चल रहा था और इनके द्वारा समय समय पे क्या होते थे, अधिनियम आते थे, इसलिए अगर इनके द्वारा कोई भी अधिनियम भारत पर लागू किया गया है तो ये क्या कर सकते हैं, उसको समाप्त कर सकते हैं। स्वतंत्र भारत के लिए कोई भी अपने अनुसार वो प्रावधान ला करके रख सकते हैं। ठीक है, उसमें पहले से भारत पे जो अधिनियम लागू किए गए थे, अब उसका भी आप कह सकते हैं जो अस्तित्व था वो समाप्त हो गया। संप्रभुता के साथ ही भारतीय संविधान सभा को ये अधिकार दे दिया गया कि आप चाहो तो उनमें से जो आपको अच्छे विषय रखते हैं अपने संविधान में रख सकते हो, नहीं तो आप उनको भी निरस्त कर सकते हो। और आप जानते हैं 1935 भारत शासन अधिनियम से हमारे संविधान में सबसे ज्यादा प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, दूसरा काम क्या हुआ, ये तो पहला काम हुआ। दूसरा काम क्या हुआ, अब जो संविधान सभा थी, संविधान सभा इसे क्या दिया गया, दो अधिकार दिया गया। संविधान सभा को दो अधिकार क्या दिए गए, तो पहले तो भाई ये कहा गया कि जो आपका स्वतंत्र भारत होगा उसके लिए क्या करिए, उसके लिए संविधान निर्माण करिए, लेकिन तब तक आप क्या करेंगे, सरकार की भूमिका में रहेंगे। ठीक है, दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम जो है वो हाँ भारत के लिए क्या करना था, कानून भी बनाना था। ठीक है, अब ये जो संविधान सभा का कार्य था, तो इसकी जो समिति बनी थी या जो उसका कार्यभार था, पूरा अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो कानून से संबंधित समिति बनी थी, इसके कौन थे, जी.वी. मावलंकर, ये इसके अध्यक्ष बन गए थे। ठीक है, इसके अलावा और तीसरा पॉइंट क्या किया गया, तो तीसरा पॉइंट यह किया गया कि जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे, मुस्लिम लीग के सदस्य, अब ऐसे सदस्य जो भारत के बाहर के क्षेत्र थे, भारत के बाहर जो बताया ना, जो पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश के क्षेत्रों से जो प्रतिनिधि कर रहे थे, उनको संविधान सभा के सदस्य के रूप में जो मान्यता मिली थी वो समाप्त कर दी गई, रद्द हो गया उनका। ठीक है, इसके अलावा देखिए, कल्पना करिए ना कहीं आप देख रहे हैं 9 दिसंबर को 1946 संविधान सभा का निर्माण हो गया और संविधान सभा के गठन के साथ ही इसके प्रतिनिधियों का भी चुनाव हो गया, लेकिन वास्तव में भारत और पाकिस्तान की सीमा के तहत बट रहा है, ये तो माउंटबेटन योजना के तहत आ रहा है। और माउंटबेटन योजना कब आ रहा है, 3 जून 1947। तो इस बीच ऐसे कई सदस्य रहे होंगे जो सदस्य क्या थे, वास्तव में बंटवारे के बाद पाकिस्तान के क्षेत्र का प्रतिनिधि कर रहे थे और भारत के संविधान सभा में कार्यरत थे। तो जब स्पष्ट हो गया 3 जून के बाद, तो फिर क्या हुआ, उनकी सदस्यता यहाँ से समाप्त कर दी गई। ठीक है, अब देखिए, जब ये प्रावधान होगा तो जाहिर सी बात है सदस्यों की संख्या भी क्या होगी, घटेगी। ठीक है, क्योंकि आपकी जनसंख्या प्रतिनिधि सबके आधार पर चीजें घट रही हैं। तो हुआ क्या,
1946 कैबिनेट मिशन के तहत जो तय की गई संख्या थी वो क्या थी? 389 थी। अब इसके बजाय क्या हो गई? संख्या आ गई लगभग कितने सदस्य? 90 सदस्य जो है वो एक तरह से बाहर हो गए। ठीक है, 229, अब ये 299 में क्या है? 229, 229 कहां से हैं? ब्रिटिश प्रांत से हैं, और 70 कहां से हैं? देसी रियासत से हैं। ध्यान दीजिएगा, वहां पर जब हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे तो कुल सदस्यों की संख्या कैबिनेट मिशन के तहत 389, इसमें आपने देखा 292 और प्लस 4, ये 4 कौन थे? जो कमिश्नरी प्रांत थे। ठीक है, कौन कौन से थे? बलूचिस्तान नहीं, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग। ठीक है, जो कर्नाटक का क्षेत्र, तो 4 यहां पर हो गए। इसके अलावा 93 जो थे, 93 ये देसी रियासत से आ गए। अब जब स्पष्ट हो गया 3 जून 1947 के बाद कि भारत का भौगोलिक क्षेत्र क्या होगा, तो इसके बाद क्या हुआ? सदस्यों की संख्या घट के आ गई 299। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें 70 सदस्य जो हैं वो कहां से आ रहे हैं? वो देसी रियासतों से आ रहे हैं, देसी रियासतों से। जब 70 सदस्य देसी रियासतों से आ रहे हैं तो बचे हुए आप आराम से समझ सकते हैं कहां से आएंगे? वो आ रहे हैं फिर ब्रिटिश प्रांतों से, 229। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपके संविधान संबंधित कुछ और तथ्य क्या क्या निकल के आ रहे हैं। 26 नवंबर 1949, जानते ही हैं ये वो तिथि है जब क्या हो गया? संविधान पूरी तरह से अंगीकृत होकर के बन के तैयार हो गया। कुछ प्रावधान लागू भी कर दिए गए, लेकिन फिर से वही जो पीछे क्लास होता है कि 26 जनवरी 1930 विशेष रूप से जो पूर्ण स्वराज की मांग करके स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया गया था, तो 26 जनवरी को क्या है? महत्व देते हुए फिर क्या किया गया था? उसको परंपरागत रूप से आगे बढ़ाया जा सके, इसलिए संविधान को अंतरिम रूप से लागू कर किया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 तक इसके 12 अधिवेशन हुए, 12 अधिवेशन, और इस 12 अधिवेशन में क्या हो रहे? कुल 105 बैठकें हुई हैं। ठीक है, इसके पश्चात क्या हुआ? भारत के विभाजन से पूर्व 4 अधिनियम संपन्न किए गए, 4 अधिवेशन संपन्न किए गए, मतलब कुल 12 अधिवेशन। अधिवेशन का तात्पर्य समझिएगा, जब एक बार बैठक हो रही है, देखिए जो पार्लियामेंट का सत्र चलता है, 3 सत्र चलते हैं। 3 सत्र कौन कौन से होते हैं? एक बजट सत्र हो गया, मानसून हो गया, शीतकालीन हो गई। 3 सत्र तो अनिवार्य है चलना। अब जब एक सत्र चलता है तो उसमें देखिए ना, कार्रवाई कई दिनों तक चलती है। जैसे अभी आप देखिए, जो पहला सत्र चला लगभग 9-10 दिनों तक कार्रवाई हुई, इसका मतलब डेली उस पर बैठक हो रही थी। तो जब हम अधिवेशन की बात कर रहे हैं तो अधिवेशन एक सत्र के रूप में है, एक पैच समय का निकाल करके बनाया गया कि इतने से इतने तक क्या होगा? संविधान सभा का कार्य चलेगा। अब उस अधिवेशन के बीच में जो प्रतिदिन बैठक हो रही है, इसलिए अधिवेशन कितना है? 12। बैठक कितनी हो जा रही है? 105। और इसी में बताया गया कि जो भारत का विभाजन हुआ था उससे पहले 4 अधिवेशन हो चुके थे। इसका मतलब 26 नवंबर 1949 को जाकर संविधान आपका अंगीकृत हो रहा है ना, और देश तो 15 अगस्त 1947 को ही आजाद हो गया। तो 15 अगस्त 1947 से लेकर के 26 नवंबर 1949 के बीच में 8 अधिवेशन हुए, और 4 उससे पहले हो चुके थे। ठीक है, अब ये पूरा जो संविधान था, इस संविधान में क्या है जानते हैं? 2 साल 11 माह 18 दिन लगे, लगभग 60 देशों का संविधान पढ़ा गया, 64 लाख रुपए क्या था इस पूरे निर्माण की प्रक्रिया में खर्च हुए थे। ठीक है, देखिए यहाँ पर 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया, इसको पढ़ा गया। संविधान निर्माण में कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। ठीक है, 26 नवंबर 1949 299 सदस्य जरूर यहाँ पर अधिकृत रूप से
थे, लेकिन इसमें उपस्थित कितने हुए थे? 284। यानी भारत के संविधान में अंतरिम रूप से 284 लोगों ने क्या किया था? हस्ताक्षर किया है। ठीक है, जिस दिन भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था और इन सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, इसमें नेहरू सबसे पहले और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंतिम व्यक्ति थे जिन्होंने हस्ताक्षर किए। ठीक है, अब देखिए ये कौन कौन से आर्टिकल हैं जो आप देखेंगे कि 26 नवंबर 1949 से लागू हो गए थे। ठीक है, देखिए आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, कितने आर्टिकल हो रहे हैं आपके? 5, और पांचों आप जानते हैं किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल 60, 324 क्या कह रहे हैं? निर्वाचन 324। हाँ हाँ, देखिए आर्टिकल 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 92, 93, 94, ये सभी क्या थे? स्वतः लागू हो गए, मतलब उसी दिन अपने आप पे लागू हो गए थे। ठीक है, तो कुल इसमें कितने हैं? 16 आर्टिकल हैं जो आकर इसमें लागू हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये एक तो 5, 6, 7, 8 आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद देखिए 79, 80 हो गया, फिर उसके बाद 91, 92, 93, 94, ये सीक्वेंस वाले हैं। ठीक है, बीच के कितने बच रहे हैं? एक 60 बचा, 324 बचा, फिर 66 और 67 भी सीक्वेंस वाला है, और बीच में एक 88 आ गया, मतलब 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद फिर 60 हो गया, 324 हो गया, ठीक, फिर 366 हो गया, 367 हो गया, उसके बाद फिर 379 हो गया, 80 हो गया, 88 हो गया, फिर 91, 92, 93, 94। ठीक, तो थोड़ा ध्यान देख करेंगे तो आपको ये भी ध्यान रहेगा कौन कौन सा आर्टिकल लागू हो गया था। देखिए यहाँ पर LM सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी के सुझाव पर 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। विधि दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जिसे बाद में अंबेडकर जी के 125वें जन्म दिवस पर संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया। क्योंकि अब देखिए 26 नवंबर 1949 संविधान अंगीकृत हो गया, तो इस दिवस के भी तो महत्व को बनाकर रखना है। तो इसलिए क्या हुआ, LM सिंघवी ने सिफारिश किया। LM सिंघवी, ये वही सिंघवी हैं जिनकी अंतिम सिफारिश के बाद क्या हो रहा था? स्थानीय सुशासन लागू हो रहा है। ठीक है, तो LM सिंघवी की सिफारिश पर क्या किया गया? पहले इसको विधि दिवस मनाया गया, विधि दिवस। इसके अलावा फिर क्या हुआ, तो बाद में जाकर के अंबेडकर जी के 125वें जयंती पर अब इसको क्या कर दिया गया? संविधान दिवस घोषित कर दिया गया। और संभवतः जिस तरह से संविधान को लेकर के इतना हो हल्ला मचा था, तो उसके लिए भी उसमें देखे थे बाद में कि स्टेटमेंट आया था कि संविधान दिवस हम लोग घोषित कर रहे थे, उसमें भी कांग्रेस विरोध कर, मतलब वो तो राजनीतिक दृष्टिकोण से हो गया। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हो सकता है अब की बार से जब 26 नवंबर आए तो वो भी आप एक पर्व के रूप में मनाएं। जैसे आप 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, उसी तरह से हो सकता है कि अब आप 26 नवंबर को भी एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाएं। और अगर सरकार रहते रहते अपने समय में इसको एक राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दे तो भी कोई बड़ी बात नहीं। क्यों? क्योंकि अब ये सब ऐसे मुद्दे हो गए जिसको सरकार अपने पक्ष में दिखाने का प्रयास करेगी, तो लोगों को समय समय पर याद दिलाते रहें, इस वजह से इस तरह के प्रायोजन भी चलते रहेंगे। प्लस दिवस की तो अपने आप में गरिमा है ही, अगर राजनीति को हटा भी देते हैं यहाँ से तो अपने आप में दिवस की भी गरिमा है। और आप देखिए जब से इसको जो है संविधान दिवस घोषित किया गया तो कुछ नहीं,
तो उसी दिन कम से कम कुछ आर्टिकल निकल आते हैं, कुछ स्टेटस लग जाते हैं, कुछ शेयर हो जाता है, कुछ बड़े बड़े लोग उस पर बधाइयां दे देते हैं, चर्चा कर लेते हैं, और दिन की गौरव महिमा या आप कह सकते हैं उसका जो एक परंपरा है ऐसे ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया, सभी को पता है। 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकारा गया। ठीक है, इसके अलावा 24 जनवरी 1950 को क्या हो रहा है, संविधान सभा की अंतिम बैठक हो रही है, यानी संविधान से 2 दिन, संविधान को पूर्णतः लागू करने से 2 दिन पहले। इस दिन क्या क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, तो राष्ट्रगान को अपनाया गया है। ठीक है, तो एक आप ध्यान रखेंगे राष्ट्रगान, दूसरा राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान तो समझते ही हैं, राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम ना। तो एक तो राष्ट्रगान जनगण मन तो है ही आपका, और वंदे मातरम जो है क्या, वो राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम का प्रारंभ कहां से हुआ था, किस समय इसको गाया गया था? हाँ, लेकिन 1896 के जो अधिवेशन में हो रहा था, इसका व्यापक प्रयोग कब हुआ है? स्वदेशी आंदोलन के दौरान। ठीक है, जो राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बना था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया। ठीक, 26 जनवरी 1950 से 51-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया है। ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है आपको? एक पॉइंट ये ध्यान रखेंगे कि 22 जुलाई 1947 का डेट महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? हाँ, इस दिन क्या स्वीकारा गया है? हाँ, भारतीय ध्वज ना। तो भारतीय ध्वज अंतिम बैठक कब हो रही है? 2 दिन पहले, 24 जनवरी 1950। अब इस समय क्या क्या हो रहा है? 3 काम हो रहे हैं। पहला काम क्या हो रहा है? पहला काम राष्ट्र गान स्वीकारा गया। दूसरा राष्ट्रीय गीत। तीसरा काम क्या हो रहा है? हाँ, तीसरा इसी दिन ये घोषित कर दिया गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो होंगे वो क्या होंगे? वो भारत के प्रथम प्रेसिडेंट होंगे। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति के पद पर कोई मलाई नहीं है, गरिमा है केवल, नहीं तो इसके लिए भी इतने आराम से कार्य ना हुआ होता और आम सहमति भी ना बन पाती कि कौन बने, है ना। क्योंकि गरिमा की बात थी, फिलहाल अपने आप में सम्मान तो हमेशा है। इसके अलावा देखिए फिर क्या है, जो मेहनत तो करना ही पड़ता है, लेकिन मेरे कहने का मतलब कि प्रधानमंत्री जैसी बात रहती तो मेहनत का स्तर कुछ सुस्ता और भी रहता है ना। हैं इसके देखिए ये सब जो चीजें हैं ना, ये संस्कृति का एक प्रतीक है। वहां पर ये नहीं कि पंडितों का पैर धुल करके जो है वो मतलब आप कहें कि वो पद को प्राप्त किए। छोटी जाति के थे? कौन कह रहा है? ये छोटी जाति के नहीं थे, कायस्थ थे ये। गलत है ये। अगर 22 में भी 1952 के न्यूज़पेपर में छपा था तो उसको जाकर के फिर से उसकी देखिए कि कहीं एडिटिंग तो नहीं ना मिल गई है उसकी, कि ओरिजिनल दस्तावेज ही है। कहाँ पढ़े थे? हाँ, व्हाट्सएप इंडस्ट्री का था ना वो, इसीलिए मैं कह रहा था ना, उसको देख लीजिएगा। 1952 का न्यूज़पेपर कौन संभाल के रखा था व्हाट्सएप इंडस्ट्री का। देखिए ध्यान रखिएगा, यही सब चीजें फूट डालने का प्रयास किया जाता है। अगर धुला भी गया था
तो सबसे पहली चीज समझिएगा कि वो एक सम्मान में हो सकता है कि नए राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, तो जो परंपराएं बनी है कि हम लोग यहाँ पुरोहितों या ब्राह्मणों से काम कराना, तो संस्कृति के अंग के रूप में हो सकता है। लेकिन पहली बात जैसे कहे कि दलित थे या छोटी जात, तो पहले तो यहीं से गलत काम हो गया क्योंकि ये सवर्ण में थे। दूसरी बात यहाँ पे निकल के आई कि 151 का धुले या नहीं धुले उसके पीछे आधार क्या था, लेकिन उसको दलित और ब्राह्मणों के बीच में संघर्ष दिखाने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो ये सब व्हाट्सएप इंडस्ट्री है ना, मतलब इसमें सच्चाई नहीं है बहुत ज्यादा। हाँ, जहां सच्चाई थी वहां नहीं कम बातें निकल के आई होंगी। नेहरू जी कैसे प्रधानमंत्री बने और कैसे किसका पत्ता काट करके किसके कान में मंत्र फूंक करके बने थे, वो बातें कम चलेंगी ना, क्योंकि वहां पर क्या हुआ था, जब प्रधानमंत्री के लिए जब पहली बार चुनाव हो रहा था तो वहां पर भी क्या था भाई, 1951-52 में ना आम चुनाव हो रहा है, तब प्रधानमंत्री बने हैं। तो उससे पहले जो प्रधानमंत्री का पद था, तो जो संविधान सभा के सदस्य थे और अन्य लोग थे, उनमें मतदान कराया गया था। मतदान में प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। फिर नेहरू जी जाकर गांधी जी के कान में कुछ फूके, फिर गांधी जी ने क्या कहा, नेहरू को बना दो। फिर उसके बाद जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूछा क्यों, तो कहे तुम समझदार हो, मान जाओगे। नेहरू जिद्दी हैं, मानेंगे नहीं, ये उनका स्टेटमेंट था। अब रही बात, ये लोकतंत्र की नींव ऐसे तैयार हुई थी। लोकतंत्र की नींव में सब चीज का आधार क्या होता है, बहुमत। और पहले ही मीटिंग में क्या हो गया, बहुमत को चढ़ा दिए बलि का बकरा बना के, मतलब भेंट चढ़ा दिए थे ना। तो कहने लगे चलिए खैर वो सब तो पुरानी चीजें हैं, आइए वापस 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के, हाँ ये बता रहे थे कि चूंकि अब जब 1951-52 में क्या हो रहा है, आम चुनाव हो रहा है, तो इसके बाद क्या होगा, सरकार का गठन होगा, तभी तो लोग सभा में, राज्यसभा में सदस्य जाएंगे। इससे पहले संसद का काम कौन करेगा, तो जो संसद का काम है वो किसको दे दिया गया है, वो जो संविधान सभा थी उसको दे दिया गया। ठीक है, 3 जुलाई 1947 की योजना के अनुसार बंटवारा हो गया और संविधान सभा की कुल 3 जून 1947 की योजना के अनुसार बंटवारा हो जाने पर संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 निर्धारित की गई थी। ठीक है, इसमें 235 प्रांतों के लिए और 89 देशी रियासत के लिए। ठीक है, लेकिन अंतरिम रूप से इसमें क्या थे, 299 ही थे। तो मुख्य रूप से 299 वाला ज्यादा महत्वपूर्ण डेटा आपके लिए, इसको नहीं भी ध्यान रखेंगे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, संविधान सभा में हैदराबाद देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो आप पढ़ते ही हैं कि हैदराबाद, जूनागढ़ और प्लस जम्मू कश्मीर, ये 3 ऐसे क्षेत्र थे जिनको सबसे मशक्कत के साथ भारतीय क्षेत्र में मिलाना पड़ा था। ठीक है, तो पूरा यहां से क्या हो रहा है, आपका जो संविधान सभा और संविधान के निर्माण की प्रक्रिया थी समाप्त हो गई। पढ़ते समय ध्यान रखिएगा, इसको एक क्रम में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो भारत का संवैधानिक विकास पढ़िए। संवैधानिक विकास का मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पढ़ना शुरू करिए। फिर उसके बाद जो आप 1947 स्वतंत्रता अधिनियम तक की बात देखते हैं उसको पढ़ लीजिए, और उसी बीच में क्या होगा, फिर आप इसको संविधान सभा, हालांकि जो हिस्ट्री हम लोग लेकर चल रहे हैं वहां पर भी क्या है, अगर आप जो साइमन कमीशन है वहां से चीजों को मिलाकर पढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि किस तरह से साइमन कमीशन आया, फिर नेहरू रिपोर्ट आई, फिर उसके बाद क्या हुआ, जिन्ना की मांगे हुई और गांधी जी की मांगे हुई, उसके बाद फिर सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ, 3 गोल में सम्मेलन हो रहा है, फिर उसके बाद आप आगे चल के देख रहे हैं क्रिप्ट मिशन आ रहा है, मतलब अगस्त में, पहले 40 में अगस्ता प्रस्ताव आ जा रहा है, क्रिप्ट मिशन आ जा रहा है, और फिर आ रहा फाइनली कैबिनेट मिशन। तो कुछ नहीं तो कम से कम अगस्त प्रस्ताव से, क्रिप्ट मिशन से, कैबिनेट मिशन से इसको जोड़ करके संविधान सभा को पढ़ेंगे, तब चीजें आपको और बेहतर लगेंगी। ठीक है, हालांकि वैसे भी सारी चीजें बता ही दी गई हैं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है, चलिए दैट्स ओवर, स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री वाला।